हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो सेक्शन 12 है उसको लेकर के मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे आज सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 की, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स में। तो इसको समझने के पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास दो तरह के पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। एक लिमिटेशन पीरियड होता है और एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होता है। वैसे तो आप सबको पता होगा, फिर भी इसकी चर्चा कर लेना ठीक रहेगा। देखिए, जो लिमिटेशन पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में ही दिया गया है और इस शेड्यूल में लगभग 137 आर्टिकल्स हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड दिए गए हैं। उन टाइम के अंदर ही आपको अपना जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उसे आपको शुरू करना ही पड़ेगा, यानी कि उस टाइम के अंदर ही आपको अपनी कार्यवाही एक उचित फोरम पर आपको ले जानी पड़ेगी। अगर उस टाइम को चूक जाते हैं, उस टाइम के बाद ये वो टाइम बीतने के बाद आप जाते हैं तो आपको कठिनाई होगी, क्योंकि अगर वो टाइम बीत जाता है उसके बाद भी आप अपनी कार्यवाही को उस फोरम में संचित करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट को ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसके अंतर्गत आप आ जाते हैं, उसकी कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको समय की माफ़ी मिल सकती है, अन्यथा आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यहाँ तक कि आप उस कार्यवाही से वंचित भी हो सकते हैं। तो ये महत्व है लिमिटेशन पीरियड का। इसके बाद हम जानते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है। तो जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होता है वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तब हम कहते हैं जब आपको इस सेक्शन के इस एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं जिनके अंदर बताया गया है कि आपको समय में कितनी छूट मिलेगी, कितनी छूट नहीं मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चर्चा इस पर की गई है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए सेक्शन 12 हम ले लेते हैं, तो सेक्शन 12 में जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की बात की गई है लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको कितने दिन की किस तरह की प्रोसीडिंग में छूट मिलेगी। वो दिन आपके काउंट नहीं होंगे। तो मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड अगर आपका 90 डेज का है और आपको सेक्शन 12 के अंतर्गत जो टाइम बताया गया है, अगर वो टाइम आपको लग रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस 90 डेज जो लिमिटेशन पीरियड है। इसके बाद जो डेट आपके पास या जो समय आपके पास आएगा निकल के, जिसमें आप अपनी लीगल प्रोसीडिंग को संचित करेंगे, वो जो टाइम निकल करके आपके सामने आ रहा है उस टाइम को हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कहेंगे, प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ बोलेंगे। तो आपको जो प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ जो टाइम आपको बढ़ा हुआ मिलता है वो प्रेस्क्राइब्ड टाइम कहते हैं। तो लिमिटेशन पीरियड और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें 90 डेज को कब से काउंट करना है। अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें या एक सीधी सी बात करें कि अगर कोई भी डिक्री या कोई भी आर्डर किसी एक डेट में हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि जैसे ही आर्डर हुआ है, जिस डेट में आर्डर हुआ है उसके दूसरे दिन से ही आपका टाइम शुरू हो जाता है।
ये एक समान भाषा में हम बात कर रहे हैं कि वो समय शुरू हो जाता है और 90 दिन वहाँ से आपके गिनने शुरू कर दिए जाएंगे। किसी अगर आपको अपील करनी है तो कहीं 30 डेज है, कहीं 60 डेज है, कहीं 45 डेज है, कहीं 90 डेज है। हम मान लेते हैं कि 90 डेज है, तो क्या उस दिन से ही गिना जाएगा या हमें उसके गिनने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं? तो मैं यहाँ कहूँगा कि सेक्शन 12 में वो तरीका बताया गया है और भी सेक्शंस पे तरीका बताया गया है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम को हम 12 to 15 सेक्शंस को मिला करके देखेंगे। तो जो तरीके बताए गए हैं कंप्यूटेशन के, रेकनिंग के जो तरीके बताए गए हैं, उन्हीं तरीकों के अनुसार ही हम उन 90 डेज को काउंट करेंगे कि वो 90 डेज ठीक उस डेट से ठीक 90 डेज गिनेंगे या बीच में कहीं कुछ हमें टाइम का रिलैक्सेशन मिलेगा और उसको हटा दिया जाएगा, तब 90 डेज गिने जाएंगे। तो जब हटाने के बाद 90 डेज गिने जाएंगे, ऐसे टाइम को हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोलेंगे, पीपी बोलेंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये जो सेक्शन 12 है वो किन किन लीगल प्रोसीडिंग्स पर लागू होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन बनता है। ये सेक्शन 12 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये प्री के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो सेक्शन 12 सूट में अप्लाई होती है। अपील, एप्लीकेशन, application for leave to appeal, रिवीजन और रिव्यू। इन कार्रवाइयों पर सेक्शन 12 लागू होती है और इसी एक्ट के सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लाज है, उसके सब क्लाज एल में सूट को डिफाइन किया गया है। जिन्हें याद है वो ठीक है, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। सूट में ये कहा गया है कि इसमें अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है। सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन। तो सूट को डिफाइन किया गया, इसमें बताया गया कि अपील और एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड नहीं होते। दूसरा, इसमें 2B में बताया गया एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन यानी कि आवेदन में और क्या शामिल है। तो ये बताया गया 2B में कि एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन। इसमें पिटीशन को इंक्लूड किया गया है। तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली, सूट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में क्या शामिल है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन की सूट में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। कैसा भी एमसीक्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एमसीक्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन इंक्लूड्स और क्या इंक्लूड करता है या क्या नहीं करता है, एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड, तो कैसा भी एमसीक्यू बना सकता है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू निकलने की संभावना होती है। और किन किन कार्रवाइयों पर लागू होता है, तो ये कार्रवाइयाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनमें लागू होता है, इनमें लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे जो 4 एमसीक्यू होंगे, उस 4 अल्टरनेटिव्स में कोई एक होगा जिसमें
नहीं लागू होगा, या सभी में लागू हो सकता है। जैसा भी मूड हो उस एमसीक्यू का, वो आपको एग्ज़ाम पे ही पता चलेगा, वहाँ पर बैठ करके ही आपको समझना होगा। रट्टे से काम नहीं चलेगा, समझना तो पड़ता ही है। एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ना तो पड़ता ही है। चलिए, अब आगे मैं ये बताऊंगा कि इस सेक्शन में एक वर्ड फ्रेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज की गई है, उसे भी हमें समझना है एक्सक्लूजन के साथ साथ। तो इस सेक्शन 12 में एक जो वर्ड फ्रेज है वो है द टाइम रिक्यूजिट। द टाइम रिक्यूजिट एक फ्रेज यूज की गई है, और यही इस सेक्शन 12 का टेक्निकल पार्ट है जिसे आपको समझना होगा कि इस। और यहाँ पर मैं सिंपल वे में ये बता दूं कि सेक्शन 12 के अंतर्गत जिस भी टाइम का एक्सक्लूजन होगा वो टाइम शुड बी रिक्यूजिट, प्रॉपर एंड रिक्वायर, उपयुक्त और अपेक्षित समय को ही एक्सक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 12 ये स्पष्ट करता है, इसलिए वो द टाइम रिक्विजिट की बार बार बात करता है। सेक्शन 12 के क्लास सब क्लास 3 में, 4 में, 2 में ये वर्ड यूज किया गया है और इसी पर जोर भी दिया गया है। तो हम ये जानेंगे कि द टाइम रिक्विजिट क्या होता है, कैसे टाइम को हम द टाइम रिक्विजिट बोलें। एक तो हम ये जानेंगे, दूसरा जानेंगे कि यही टाइम है जिसका एक्सक्लूजन हो सकता है सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो अब सेक्शन के अंतर्गत द रिक्विजिट टाइम को डिफाइन नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया। हालांकि सेक्शन 12 में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, उसे भी हम समझेंगे, उससे भी हमें पता चलेगा। लेकिन द टाइम रिक्विजिट को हम केस लॉ से ही समझ पाएंगे। तो हम केस लॉ को वीडियो के आखिरी में देखेंगे। पहले हम सेक्शन के कंटेंट को देखते हैं, सेक्शन की आत्मा को देखते हैं कि वो क्या कहता है, उसकी क्या मंशा है। तो सेक्शन 12 में कहा गया कि जब कभी भी हमें इन लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्ड्स टाइम को कंप्यूट करना है, टाइम को रेकन करना है, समय की गणना करनी है, तो उस गणना में सबसे पहला जो एक्सक्लूजन होगा वो होगा द डे ऑन विच द पीरियड बिगिंस टू रन। द डे on which the period begins to run। समय की गणना में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन से समय का बीतना प्रारंभ होता है, जिस दिन से समय का चलना शुरू होता है, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, कंप्यूटेशन में उसको नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी काज ऑफ एक्शन जिस भी तारीख को एराइज होता है तो उस दिन को छोड़ दिया जाएगा, समय की गणना में, लिमिटेशन पीरियड की गणना में उसको छोड़ दिया जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा संव्यवहार है जिसका ब्रीच हो चुका है, हो गया है, तो जिस दिन ब्रीच हुआ है उसी दिन वो काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ कि वो उसके अगेंस्ट जाए सूट लेकर के कोर्ट में, तो उस दिन को छोड़ दिया जाएगा उस लिमिटेशन पीरियड में जितना उस सूट को दायर करने के लिए
लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा सूट है, जैसे कि मान लीजिए रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, या कोई और भी सूट ले सकते हैं जिसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, यानी कि जब भी काज ऑफ एक्शन एराइज होता है उस दिन से 3 साल दिया गया है हमको लिमिटेशन एक्ट पे, तो उस 3 साल की गणना में हम उस दिन को छोड़ देंगे जिस दिन वो काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, या वो दिन जिस दिन से समय का चलना प्रारंभ होता है। तो काज ऑफ एक्शन के दिन से ही समय का चलना प्रारंभ होता है, इसलिए हम उस काज ऑफ एक्शन के दिन को, जिस दिन वो एराइज हुआ है, जिस दिन हमें अधिकार मिला है उसके खिलाफ वाद करने का, उस दिन को हम कंप्यूटेशन में नहीं लेंगे। ये सेक्शन 12 का सब क्लाज 1 कहता है। अब हम दूसरे तरह का टाइम देखते हैं। तो ये कहता है द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। ये भी है द डे ऑन विच द जजमेंट was pronounced। इस दिन को भी छोड़ देंगे, चूंकि सूट में तो काज ऑफ एक्शन एराइज होगा तभी आप उसके खिलाफ वाद दायर कर पाएंगे। लेकिन इसमें अगर आप किसी डिक्री, किसी ऑर्डर, किसी सेंटेंस से पीड़ित हैं और उसके खिलाफ आप अपील में जाना चाहते हैं, तो अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो अपील का जो लिमिटेशन पीरियड हमको दिया गया है उस पीरियड के कंप्यूटेशन में हम वह दिन छोड़ देंगे जिस दिन वह जजमेंट सुनाया गया है। ठीक उसी तरह सूट के कंप्यूटेशन में हम वह दिन छोड़ देंगे जिस दिन काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है या जिस दिन से समय का चलना प्रारंभ होता है। ठीक उसी तरह अगर हमें अपील में जाना है तो सबसे पहले हम उस दिन को छोड़ देंगे जिस दिन वह ऑर्डर या जजमेंट सुनाया गया है, जिसके आगे हमको जाना है, जिसके अगेंस्ट हमको जाना है, अपर कोर्ट में जाना है, हायर कोर्ट में जाना है। तो दूसरे तरह का टाइम है ये जिसका एक्सक्लूजन होगा। तीसरे तरह का टाइम है, और यहां पर आपको ध्यान देना है, द टाइम रिक्विजिट। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में, यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। द टाइम रिक्विजिट, रिक्विजिट टाइम को ही द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग a copy of the decree, sentence और ऑर्डर। अब ये तीसरे तरह का जो टाइम है वो बताता है कि अभी कोई डिक्री या कोई ऑर्डर हो गया है और इसके खिलाफ आपको अपील में जाना है, और अपील में जाने के लिए अगर ये आवश्यक है कि उस अपील के मेमोरेंडम में ये डिक्री, सेंटेंस या ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लगाई जाए, तो सर्टिफाइड कॉपी आप अपील के मेमोरेंडम में तभी लगा पाएंगे जब आप कोर्ट से ये कॉपी का मांग करेंगे और वो कॉपी आप वहां से लेंगे, तभी आप अपील के मेमोरेंडम में लगा पाएंगे यदि आवश्यक है तो। जरूरी नहीं है कि सभी तरह की अपीलों में सर्टिफाइड कॉपी लगाना ही चाहिए या लगाया ही जाए तभी अपील होगी, ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है।
लेकिन फिर भी जहाँ कहीं ऐसा आवश्यक है वहाँ आपको लगानी ही पड़ेगी। तो ये जो डिक्री सेंटेंस ऑर्डर की आप कॉपी लेंगे कोर्ट से, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से लेंगे, तो ये टाइम जो आपने कोर्ट ये कॉपी लेने में, सर्टिफाइड कॉपी लेने में गया है, इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। मान लीजिए कि कोई ऑर्डर 10/2/2022 को सुनाया गया, प्रोनाउंस किया गया, तो अब इसके खिलाफ आप अपील में जाना चाहेंगे, तो अपील का जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, सबसे पहले तो उसमें ये जो 10 तारीख का दिन है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास 30 डेज ही हैं अपील में जाने के लिए, तो ये 30 डेज 11 डेट से गिने जाएंगे, यानी कि 11 तारीख से ये 30 डेज गिने जाएंगे। पहली बात तो ये। लेकिन अब अपील में इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी आपको लगानी है, कॉपी भी लगानी है। कॉपी के लिए आपने एप्लीकेशन दी, आपने यहाँ पर कोर्ट में, और कोर्ट में जब आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन मान लीजिए आपने 15 तारीख को दी, 15/2 को आपने दी, तो 15 तारीख को जब आपने एप्लीकेशन दी और कोर्ट ने वो कॉपी आपको, सर्टिफाइड कॉपी आपको 21 डेट को दे देती है, डेट को मान लीजिए कि दे देती है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर ये जो 30 डेज आपके पास हैं, अब आप अपील करने जा रहे हैं, तो 15 से जो 21 के बीच का टाइम है, ये 7 डेज का जो टाइम है, इस टाइम को इससे एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो टाइम बचता है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर माना जाएगा, यानी कि ये जो 30 डेज हैं उसमें ये 7 डेज शामिल नहीं होंगे, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ध्यान देने की बात ये है कि ये जो 7 डेज का टाइम है, जो एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट ने उस कॉपी को रेडी टू डिलीवरी किया है, इस टाइम को द टाइम रिक्विजिट बोलेंगे। इसको हम आगे और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए, ये जो टाइम होगा ये टाइम रिक्विजिट होगा। अब दूसरी बात, ये जो 10 को आपको ऑर्डर मिला, 15 को आपने एप्लीकेशन डाली थी, आपने 15 को एप्लीकेशन डाली आपने, तो ये जो 10 से 15 के बीच का टाइम गया, ये काउंट किया जाएगा, इसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। 10 से 15 2/22 का जो टाइम है, इसको इंक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। और यही बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है, ये बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। स्पष्ट किया गया है कि
जो भी सर्टिफाइड कॉपी डिक्री की, सेंटेंस या ऑर्डर की लेने में लगेगा, उस समय को हम लिमिटेशन पीरियड की गणना करते समय एक्सक्लूड कर देंगे, उसको निकाल देंगे उस पीरियड से। लेकिन एप्लीकेशन देने के पहले का जो समय है, तो चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है एक्सप्लेनेशन की। देखिए, कोई ऑर्डर, फिर से उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऑर्डर 10/2 को हुआ है, इस ऑर्डर की आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अब ये सर्टिफाइड कॉपी आपको देगा कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर किया होगा, वो कोर्ट आपको सर्टिफाइड कॉपी देगा। ऑर्डर आपको 10 तारीख का हुआ है, आपने ये सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन दी 15 तारीख को, तो ये 10 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया, 10/2 को कोर्ट ने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर लिया, आपने सोचा कि मुझे अपील करनी है, सलाह ली, मशविरा किया। अब जब आपको पता चला कि आपको अपील में जाना है और आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तब तक 15 तारीख आ गई। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन फॉर आस्किंग सर्टिफाइड कॉपी, ये एप्लीकेशन दिया आपने, कोर्ट ने आपकी सर्टिफाइड कॉपी रेडी टू डिलीवरी कर दी। जो डेट बताई थी वो डेट ही लिख लेते हैं, 21 को रेडी टू डिलीवरी कर दी। अब वो ऑर्डर आपको पता चला तो 21 तारीख को ये आपको यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी मिल गई। तो ये जो टाइम गया 15 से 21 के बीच का, ये टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा, ये एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सप्रेशन कहता है कि एप्लीकेशन लगाने के पहले का जो टाइम है, ये वाला, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ये वाला टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये वाला टाइम एक्सक्लूड होगा, ये एक्सप्रेशन कहता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेज से सब क्लास 2, 3, 4 में यूज की गई है, द रिक्विजिट टाइम को, द रिक्विजिट टाइम की जो बात की गई है, द टाइम रिक्विजिट की बात की गई है, वो एक्चुअली यही टाइम है। इस टाइम, ये टाइम को रिक्विजिट होना चाहिए। रिक्विजिट मीन्स प्रॉपर और रिक्वायर्ड, ये टाइम प्रॉपर रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन 3 कहता है। अब जरा चौथे टाइप का हम टाइम देख लेते हैं।
अब चौथे जो टाइप का टाइम है वो ये कहता है कि अगर आपको रिवीजन करना है, अपील फॉर रिवीजन रिव्यू में जाना है, तो वहाँ पर आपको केवल डिक्री, ऑर्डर या सेंटेंस की सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जजमेंट का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो भी लगभग यही स्थिति होती है। जो सब क्लास 3 में है वही सब क्लास 4 में है। बस सब क्लास 3 में डिक्री, ऑर्डर, सेंटेंस की बात करता है सर्टिफाइड कॉपी की, और यहाँ पर वो जजमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर भी कहता है द टाइम रिक्विजिट फॉर obtaining a copy of judgment, यहाँ जजमेंट की बात करता है और वहाँ डिक्री और ऑर्डर और सेंटेंस की बात करता है। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह का टाइम है। एक बार उसको हम ब्रीफ कर लेते हैं। सेक्शन 12 कहता है सूट है तो वो दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दिन से टाइम का चलना प्रारंभ होता है। अपील या एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील की बात करता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमको डिक्री, ऑर्डर, सेंटेंस, इनकी कॉपी चाहिए, इनकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो लिमिटेशन पीरियड में से उतने दिन को निकाल दिया जाएगा जितने दिन सर्टिफाइड कॉपी लेने में लगे हैं। सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए। रिवीजन रिव्यू की बात करें तो इसके लिए आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए। तो उतने दिन लिमिटेशन पीरियड से यहाँ भी निकाल दिए जाएंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे जितने दिन सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की लेने में लग रही है। इस तरह से ये 4 तरह का टाइम है। यही स्थिति अवार्ड की होती है। अगर कोई ट्रिब्यूनल है या आर्बिट्रेटर है, उसके निर्णय को अवार्ड बोलते हैं। तो अगर अवार्ड की भी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, इसमें बताया गया है सब क्लास 4 में कि अगर किसी आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल के अवार्ड को सेट एसाइड कराना है, तो सेट एसाइड कराने के लिए जो भी लिमिटेशन पीरियड है उसके अंतर्गत ही आपको सेट एसाइड कराने का एप्लीकेशन देना होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए अवार्ड की सर्टिफाइड कॉपी। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि उतने दिन निकाल दिए जाएंगे जितने दिन अवार्ड की सर्टिफाइड कॉपी लेने में लगे हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है कि इतने तरह के टाइम को हम सेक्शन 12 के अंतर्गत लिमिटेशन पीरियड
कि कंप्यूटेशन में इंक्लूड कर देंगे। तो ये कन्फर्म हुआ कि अब अपील के मामले में जो समय डिक्री ऑर्डर सेंटेंस लेने में समय लगा है वो तो निकाला ही जाएगा, लेकिन ये डिक्री ऑर्डर सेंटेंस जिस तारीख में जिस दिन सुनाया गया है उस दिन को भी निकाल दिया जाएगा। यही स्थिति जजमेंट वाले में भी होगा। जिस दिन जजमेंट सुनाया गया है वो दिन निकाल दिया जाएगा, और जितने दिन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेने में लगे हैं वो दिन भी निकाल दिए जाएंगे। बशर्ते ये दिन, ये जो समय लगा है, ये समय रिक्यूजिट होना चाहिए, ये टाइम रिजनेबल होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। तो जो प्रिस्क्राइब टाइम हुआ वो लिमिटेशन पीरियड जो भी हमें दिया गया है शेड्यूल में, उसको जब हम काउंट करते हैं और जो भी हम एक्सक्लूजन करके टाइम निकालते हैं उस टाइम को हम प्रिस्क्राइब टाइम कहेंगे। उसके अंतर्गत इसको होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि सेक्शन 12 के अंतर्गत 4 सब क्लास हैं, और एक एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोगों ने इन 4 सब क्लास में जो भी टाइम का एक्सक्लूजन बताया गया है उसको हमने पढ़ लिया। इसके अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है वो भी हमने जान लिया, और इसके बाद जो द टाइम रिक्विजिट की फ्रेज है अब हम उसको जानेंगे, और उसको जानने के लिए हमें लीडिंग केस या केस लॉ को देखना पड़ेगा, जिससे द रिक्विजिट टाइम आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो लीडिंग केस कौन से हैं और उसमें क्या कहा गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सेक्शन 12 पूरी तरह से समझ आए और एक ही रीडिंग में, एक ही वीडियो में आपका काम चल जाए, समय बर्बाद ना हो और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए देखते हैं केस लॉ कौन से हैं।